IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइस वीडियो पे आपका स्वागत है। ये पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर का निचोड़ है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। इसका जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो जरूर पूछेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। तो हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर। याद रखिएगा ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक करंट अफेयर और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली जो न्यूज है, लिखा है कि याद रखिएगा 2025 में बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं। तो उन ऑपरेशन के नाम क्या हैं ये मैंने कई बार यूट्यूब पोस्ट पे डाला भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको याद करना होगा, जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हो रहा था तो उस दौरान 4 प्रमुख ऑपरेशन हुए थे। वो 4 प्रमुख ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है ऑपरेशन राइजिंग लायन। याद रखिएगा इजराइल का ईरान के विरुद्ध, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ही किया था, ठीक है। तो ये ऑपरेशन याद रखिएगा क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है और 2025 के जो है करंट अफेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है। दूसरा है ऑपरेशन टू प्रॉमिस जो है थर्ड, ईरान का इजराइल के विरुद्ध। याद रखना जब ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जो है इजराइल ने ईरान पर जब हमला किया तो उसके जो है प्रतिक्रिया में फीडबैक में जो है ऑपरेशन 2 जो है प्रॉमिस शुरू किया गया, थर्ड ईरान का इजराइल पे हमला। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है जो एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद याद रखिएगा ये हमला जब हुआ तो ईरान में परमाणु बम कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई। इसीलिए जो है क्या किया गया, तो अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया। और याद रखिएगा जो है 22 जून को ईरान के परमाणु स्थलों पे 3 स्थलों पर उसने हमला किया। और वो 3 स्थल कौन कौन से हैं ये आप लिस्ट देख करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पर ज़्यादा जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई और लगातार इजराइल का हमला ईरान का इजराइल पे शुरू हुआ, तब भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन सिंधु राम शुरू किया। और ऑपरेशन जो सिंधु शुरू किया गया वो भारत सरकार द्वारा ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किया गया। तो ऑपरेशन सिंधु भारत ने शुरू किया, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने शुरू किया, ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड ईरान ने शुरू किया, और ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल ने शुरू किया ईरान के विरुद्ध। तीसरा इंपॉर्टेंट जो याद रखना ऑपरेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया था। ऑपरेशन सागर बंधु किसके लिए शुरू किया गया था, तो श्रीलंका में याद चक्रवात आया था, उसका नाम था दितवा, ठीक है। इस चक्रवात के कारण वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ की जो है मदद करने के लिए याद रखना मानवीय सहायता के लिए भारत सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया और श्रीलंका की मदद की थी। याद रखना ये भी ऑपरेशन चूंकि 2025 पे चर्चा में रहा है तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगले न्यूज की ओर चलते हैं। 2025 को याद रखिएगा विभिन्न वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो किसने किसने कौन कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो याद रखना रक्षा मंत्रालय, जो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय है वो सुधार का वर्ष घोषित किया है, किसको, 2025 को। इसरो द्वारा गगनयान वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास का वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है 2025 को। तो 2025 को अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग याद रखिएगा क्या कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि महासभा या कोई भी हो तो उनके द्वारा जो शुरू किया गया है या अलग अलग जो वर्ष घोषित किया गया है, तो आप इनको अच्छे से याद रखना, चाहे वो कोई संस्था हो, कोई मंत्रालय हो, कोई विभाग हो, तो इसके बारे में भी हमें अच्छे से याद रखना क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसरो के प्रमुख मिशन कौन कौन से शुरू हुए हैं 2025 से लेकर के, और याद रखिएगा 2040 तक बहुत सारे मिशन शुरू किए गए हैं इसरो के। तो यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल स्वाभाविक है। पहला याद रखिएगा चंद्रयान जो 4 है, याद रखना इससे प्रक्षेपित होने का जो वर्ष है वो 2027-28 है। तो 28 में ये प्रक्षेपित किया जाएगा, अभी नया डेट आया है तो 27-28 इसको रखा गया था। तो चंद्रयान 4 कब जाएगा, 2028 में, इसको याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का
प्रक्षेपण किया जाएगा 2028 में। याद रखिएगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन है अमेरिका का, रूस का है, वैसे याद रखना अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा भारत का भी। तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले यूएसए, इसके बाद रूस, इसके बाद चीन कर चुके हैं, और चौथा स्थान किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा। तो भारत का भी अपना स्टेशन शुरू होगा 28 में, पहला इसका पार्ट जाएगा वहां पे। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। पहला जो है आपका मॉड्यूल जाएगा, जो उसके उपकरण अंतरिक्ष में जाएंगे 28 में जाएंगे, लेकिन ये 35 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय मानव युक्त चंद्रयान मिशन शुरू किया गया है 2040 में। ये लक्ष्य रखा गया कि 2040 में मानव को कहाँ उतारना है, मतलब कोई इंडिया का ऐसा जो है अंतरिक्ष यात्री होगा जो चंद्रमा पर उतरेगा। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2040 का लक्ष्य रखा गया है। और वीनस ऑडिटर मिशन शुक्र ग्रह के अन्वेषण के लिए मिशन 2028 में है। तो शुक्र ग्रह की जांच करने के लिए एक जो है वीनस जो है ऑडिटर मिशन शुरू किया गया है, 2028 में ये भी जाएगा। तो 2028 में 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक चंद्रयान 4 जाएगा, एक आपका पहला मॉड्यूल जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन का, और तीसरा याद है शुक्र ग्रह की जांच करने के लिए भी एक मिशन जाएगा, जो है उसका नाम है वीनस ऑडिटर मिशन। कब? 2028 में। ये बिल्कुल निचोड़ है 2025 करंट अफेयर का, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल है जो 2028 में जाएगा। ठीक है, और 2035 तक इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद रखना कि इसरो के कौन कौन से मिशन कब शुरू किए गए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में याद रखना बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसका अध्यक्ष या सदस्य भारत चुना गया है। या तो किसी का सदस्य चुना गया है या किसी का अध्यक्ष चुना गया है। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनका सदस्य और अध्यक्ष चुना गया और कब से कब तक चुना गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं, लिखा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का 3 जो सदस्य चुना गया है भारत 3 वर्ष के लिए। ठीक है, कब? जनवरी 2026 से लेकर के 31 दिसंबर 2028 तक के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है भारत 28 से जो है 25 से लेकर के 28 तक 3 वर्षों के लिए। एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है 2025 से 26 कार्यकाल के लिए 2 वर्ष के लिए। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है भारत 25 से लेकर के 27 तक के लिए। और संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग जो है भारत वर्ष 2025 और 26 के कार्यकाल के लिए पुनः जो है आयोग का में चुना गया है, भारत चुना गया है। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चुना गया है 2025 में, इन सबको चुना गया है। तो किसी कार्यकाल 28 है, किसी का जो है 27 है, किसी का 26 है। तो आप इनको अच्छे से याद रखना। ये 2025 में काफ़ी चर्चा में थे, तो मैंने इनको एक जगह इकट्ठा करके आपको दे दिया है कि आपको जो है सुविधा रहे और आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बीमारी है कालाजार। तो कालाजार खत्म करने के लिए 6 जो है देशों ने एक समझौता किया है। तो 6 देश कौन कौन से हैं, बिल्कुल हम मैप के थ्रू देखेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि कालाजार खत्म करने के लिए जो 6 देश हैं वो कौन कौन से, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या इसमें लक्ष्य रखा गया? तो लिखा है कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता जो है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान जो है 19 से 27 मई 2025 को हुआ। कालाजार उन्मूलन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 6 देश हैं। ठीक है, कितने देश हैं? 6 देश हैं। यह समझौता जिनेवा में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? कालाजार जो है रोग को क्या करना है? समाप्त करना है। और अफ्रीकी संघ के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पहल का समर्थन किया। तो अफ्रीका के 6 देश हैं। वो अफ्रीका के 6 देश कौन कौन से हैं जरा आप मैप से देखिएगा। मैप से देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो कालाजार खत्म करने के लिए जो 6 देश समझौता पे किए हैं, कहाँ पर? जिनेवा में। उसमें चाड है, सूडान, जिबूती, आपका इथोपिया, सोमालिया और दक्षिण सूडान। ये 6 देश हैं जिन्होंने कालाजार को समाप्त करने के लिए समझौता किए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने सोचा अगर आपको मैप के थ्रू बताएंगे तो आपको जल्दी ये याद हो जाएगा और आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। याद रखिएगा, लगभग किसी भी एग्जाम में जाओगे तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है हमेशा पूछा जाता है। तो 16 सितंबर 2025 को मनाया जाता है। यूपी, अभी बिहार में भी आया था, यूपी में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ओजोन परत की रक्षा के लिए याद रखिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इस बार ओजोन दिवस का विषय क्या है, थीम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थीम क्या है? तो विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। तो विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना ये जो है ओजोन संरक्षण दिवस का जो है थीम इस बार रहा है 2025 में। तो बहुत महत्वपूर्ण है और हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 2025 में याद रखिएगा, ये जो है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ याद रखिएगा, प्रत्येक 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो है ये क्वेश्चन आ सकता है। किसने घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है कि 2025 से प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। मैंने शुरू में बता दिया था, इसलिए मैंने यहाँ एक बार और दे दिया है, जो है जिससे आपको याद हो जाए। तो 2025 में याद रखिएगा, लक्ष्य रखा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि ग्लेशियर को बचाना है। ठीक है, तो ये एक वर्ष घोषित किया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, याद रखिएगा, बहुत सारे जो सकल घरेलू उत्पाद है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सबके आधार वर्ष को चेंज किया गया है। तो आधार वर्ष क्यों चेंज किया जाता है? तो जिस वर्ष सब कुछ बहुत अच्छा होता है उसी को आधार मान करके और वर्तमान की गणना की जाती है। ठीक है, वर्तमान की गणना की जाती है। तो याद सकल घरेलू जो उत्पाद है, इस जो जिसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, तो इसका आधार वर्ष बदलाव हुआ है। तो आधार वर्ष क्या हो गया? तो नया आधार वर्ष हो गया है 2022-23 हो गया है। ठीक है, पुराना आधार वर्ष क्या था? 2011-12 था। तो 2011-12 आधार वर्ष था, उसको बदल करके 2022-23 कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक संरचना, जैसे टेक्नोलॉजी और सेवाओं का बढ़ता महत्व, डिजिटल अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव, तो लगातार जो बदलाव हो रहा है उसी बदलाव को देखते हुए आधार वर्ष को चेंज किया गया। क्योंकि याद रखिएगा, 2011-12 में जो टेक्नोलॉजी थी वो 2022-23 में टेक्नोलॉजी में अंतर आ गया है। तो इसीलिए जो है याद रखिएगा, आधार वर्ष को चेंज किया गया है। और याद रखना, यह आधार वर्ष के आधार पर पहली बार जो है गणना की जाएगी, 27 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा। तो आज सकल घरेलू उत्पाद का जो आधार वर्ष के आधार पर जो आंकड़े होंगे वो 27 फरवरी 2026 को जारी किए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का भी आधार वर्ष चेंज कर दिया गया है। इसका भी आधार वर्ष 2022-23 किया गया है और इसका भी पुराना वर्ष 2011-12 ही था, जिसे 2022-23 कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है? तो नए उत्पादों, जैसे इसमें नए उत्पाद ऐड हो गए हैं जो 2011-12 में ऐड नहीं थे, जैसे आपका एलईडी, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन, आज बढ़ोतरी हो गई है, बहुत सारे टीके आज विकसित हुए हैं। ठीक है, तो इनको जो है जो शामिल नहीं थे 11-12 में, वो इसीलिए आधार वर्ष चेंज किया गया, 2022-23 कर दिया गया। आधार वर्ष चेंज कौन किया है? तो याद रखना, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने किया है। ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भी आधार वर्ष चेंज कर दिया गया है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2024 हो गया है, जो पहले 2012 था। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? इसमें भी वही बदलाव हुआ है। तो इसका बदलाव उपभोक्ताओं को जो है बदलती खपत पैटर्न और वस्तुओं की कीमतों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए याद रखना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को बदल दिया गया कि जो चीज़ें 2012 में नहीं थी वो 24 में आ गई हैं, इसलिए बदल दिया गया। और इसे खुदरा महंगाई सूचकांक या दर सूचकांक भी कहा जाता है। तो खुदरा मूल्य जो भोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसे याद रखना खुदरा महंगाई सूचकांक या दर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में बहुत सारे जो वर्ष जो दिवस मनाए जाते हैं और उनके थीम क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही मैं दूंगा। वैसे तो हर दिन कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, लेकिन 2025 में जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं की बात करेंगे। जैसे आपका है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो मुख्य विषय था सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। ठीक है, तो अधिकार, समानता और सशक्तिकरण सभी लड़कियों के और महिलाओं के लिए था 2025 में। याद रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था, याद रखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस याद रखना 15 मार्च को मनाया जाता है और इसका मुख्य विषय है अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव लाना। ठीक है, और याद रखना अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। मुख्य विषय क्या है? वन और भोजन। ठीक है, वन और भोजन 2021 जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का क्या है? थीम है। यह भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाएगा और जिसकी शुरुआत 2025 में हुई, जिसको मैंने ऊपर बताया था आपको। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर दिवस एक ही दिन मनाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है विश्व जल दिवस, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। अब आप कैसे याद करना है कि ग्लेशियर दिवस, ठीक है, अभी मैंने बताया ग्लेशियर जो दिवस है वो 21 मार्च को है, ठीक है, और 22 मार्च को जल दिवस है। तो याद कैसे करना है, ग्लेशियर पिघलने से जल हो गया, तो 21 तारीख को जो है क्या हो गया, ट्रिक है एक तरह का, तो 21 तारीख को ग्लेशियर पिघला और 22 तारीख को जल हो गया, ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। और याद रखना कितना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका मुख्य विषय क्या है, तो ग्लेशियर संरक्षण ही है। और ग्लेशियर दिवस क्या है भाई, 21 मार्च को है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मुख्य विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ये भी क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस है आपका, वो 22 मई को मनाया जाता है, 2025 को मनाया गया। और मुख्य विषय है प्रकृति के साथ जो है सामंजस्य और सतत विकास, ये इसका जो है थीम था किसका, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का। तो सारे थीम एग्जाम में आ चुके हैं और लगातार आते रहते हैं, दिवस आते रहते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो है विश्व अगर बात किया जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार का जो विषय था प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। जो प्लास्टिक है उसको जो लगातार जो बढ़ रहा है, तो प्लास्टिक प्रदूषण को जो है हराना, ये जो है मुख्य विषय था इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का, जो 5 जून को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2025 को मनाया गया है। मुख्य विषय क्या है, फूड सेफ्टी साइंस एंड एक्शन, साइंस इन एक्शन, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस याद रखना 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मुख्य विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी याद रखना। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और सब थीम बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा 2 फरवरी को याद रखना प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना यहीं पर याद रखना, और ईरान का एक शहर है रामसर में याद रखना 2 फरवरी 1971 को समझौता हुआ था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, उसे रामसर स्थल कहा जाता है, ठीक है। तो रामसर स्थल के मामले में अगर देखा जाए तो भारत का दुनिया में 3रा स्थान हो गया है। वर्तमान अगर आज की बात करें तो 96 हो चुके हैं, लगातार वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो 2 फरवरी को मनाया गया 2025 में, उसका थीम क्या है, तो इसका थीम है याद रखना साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना इसका क्या था, थीम था। और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका विषय क्या था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है फाइनेंस जो है इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट है, ठीक है। तो याद रखना ये भी थीम, ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी जो है एमपी में, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम था गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाते हैं, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका थीम था युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक न्याय और संगत और आशावादी दुनिया में अपनी पसंद के परिवार बना सकें, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस याद रखना जो 2025 है, इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया और 5 जुलाई को मनाया भी जाता है। थीम था सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकता है। तो कोऑपरेटिव जो है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि भारत में सहकारिता को लेकर के काफ़ी अच्छा जो है काम किया गया है। तो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, सहकारिता के लिए 97 संविधान संशोधन किया गया है। तो आप इन सबको चीज़ों को याद रखना है क्योंकि सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला आपका योग दिवस मैंने बता ही दिया है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस याद रखना जो है कब मनाया जाता है, 17 जून को। थीम था क्या, भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोजें। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। थीम क्या था, हर दिन खेल चुने। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मैंने बता ही दिया था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है, याद रखना जो है 24 से 28 अगस्त के बीच में। थीम क्या था, जलवायु कार्यवाही के लिए जल। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन याद रखिएगा चंद्रयान 3 उतरा था कहाँ पर, जो है चंद्रमा पर।
थीम क्या था, आर्यभट्ट से गगनयान। तो आर्यभट्ट भारत का पहला जो है क्या था, सैटेलाइट था, वहां से हमने अंतरिक्ष की सफर शुरू किया और गगनयान तक पहुंचना है हमें, तो याद रखना, इसलिए इसका थीम क्या था, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो याद रखना, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 का जो मनाया गया वो 1 से 7 अगस्त तक, और थीम क्या था, स्तनपान को प्राथमिकता दें, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाएं। ठीक है, तो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण जो 2025 के थीम थे मैंने बता दिया है, दिवस कौन कौन थे, आप इनको अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की जो तट रेखा है उसको अपडेट किया गया है। ठीक है, तो नई तट रेखा के अनुसार जो है टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा आपको याद रखना होगा कि टोटल लंबाई कितनी हो चुकी है। तो यहाँ मैंने एक पूरा जो है जो बिल्कुल अपडेट है भारत सरकार द्वारा, मैंने उसी को यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, अगर पूरे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिला के बात की जाए तो सबसे ज़्यादा याद रखना कि तट रेखा की लंबाई किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 3083.50 किलोमीटर है। किसकी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हटा दें और केवल हम स्टेट के अनुसार बात करें तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात की सीमा पहले भी ज़्यादा थी, अब भी ज़्यादा हो गई है, तो 23 जो है 40.62 जो है किलोमीटर की सीमा किसकी हो गई है, गुजरात की हो गई है। दूसरा स्थान राज्यों में तमिलनाडु का है, जहां पर 1000 जो है कितना 68 जो है समथिंग जो है क्या हो गई है, सीमा हो गई है। फिर जो है 3 नंबर पे कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जहां पे 1053 है। और फिर 4 नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, जहां पर 877 है। तो अगर हम राज्य को यूटी को हटा दें तो 1 नंबर पे गुजरात, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 4 पर महाराष्ट्र और नंबर 5 पर आपका जो है पश्चिम बंगाल। तो शुरू के 5 राज्य आपको याद रखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर जो है सब मिला करके देखा तो अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना होगा। हो सकता है एग्जाम में अंडमान निकोबार को भी दे दे, गुजरात को भी दे दे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तब अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा ना कि गुजरात होगा। आप ये इस पे थोड़ा गौर करिएगा। दूसरा, सबसे कम सीमा किसकी है, तो त्यागना पुडुचेरी की है, 42.65 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी हो गई है, तो 11,000 याद रखना 98.81 जो है किलोमीटर की सीमा हो चुकी है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये नया अपडेट हुआ है। और अपडेट क्यों हुआ ये भी बता देता हूं। जैसे भारत की ये तट रेखा है, तट रेखा की लंबाई जब मापी जाती थी तो सीधी लंबाई को माप देते थे, लेकिन जो सीमाएं होती हैं तटों की वो ऐसे होती हैं, जिग-जैग तरीके से होती हैं। तो इस बार जो है जिग-जैग तरीकों को नापा गया, ऐसे नाप लिया गया। पहले सीधा नापा गया था तो याद रखना लगभग जो है 7000 के समथिंग थी, लेकिन जब उनको जिग-जैग तरीके से ऐसे नापा गया, खाड़ियों को और सबको नापा गया, तब जो सीमा बढ़ के कितनी हो गई है, 11,000। ना तो कोई स्थल ऐड हुआ है ना कोई स्थल कमी हुई है, लेकिन जिगजैग तरीके से नापने की वजह से ये जो है सीमा का क्या हो गया है, विस्तार हो गया। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन सी थी, तो याद रखना ये जो है जून 2025 में फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया था। इसमें नंबर 1 पर आपका यूएसए, नंबर 2 पे आपका चीन, नंबर 3 पे आपका जर्मनी, नंबर 4 पे आपका जो है भारत, नंबर 5 पे आपका जापान। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 2025 में पूछा जा सकता है। लेकिन जो अभी नया अपडेट हुआ है उसमें अगर देखा जाएगा तो भारत जो अर्थव्यवस्था है पीपीपी के आधार पर 3 नंबर पर पहुंच गई है। और अगर देखा जाए तो जो है अगर ये क्या कहते हैं जीडीपी के आधार पर देखा जाए तो 4 नंबर पर पहुंच गई है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला आपका है 2025 में कुछ प्रमुख नदी लिंक परियोजनाएं बहुत चर्चा में रही हैं। बहुत सी नदियों को जोड़ने के प्लान बनाया गया है, जैसे तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ठीक है, पूछा जाएगा कि तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, तो इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। या विश्व की सबसे बड़ी भूजल जो है भरण परियोजना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण करना और जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे जो वाटर है उसको भरने के लिए याद रखना ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, दूसरा केन बेतवा लिंक परियोजना किसके बीच है, तो केन बेतवा याद रखना ये यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है। ये पूछा जा सकता है कि किसकी जो संयुक्त परियोजना है। तीसरा आपका है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। तो चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती भी है और काली सिंध भी है, तो सबको जोड़ा जा रहा है तीनों को। और ये योजना 2 राज्यों की है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। इसके अलावा याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक है कोसी
मेची लिंक परियोजना। तो कोसी याद रखिएगा ये बिहार में बहती है और मेची नेपाल में बहती है, और मेची किसकी सहायक नदी है? महानंदा की, जो बिहार में बहती है। तो कोसी को मेची को लिंक किया जा रहा है, याद रखना बिहार की योजना है और इसमें नेपाल का सहयोग भी लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये कुछ जो 2025 में चर्चित लिंक परियोजनाएं थी, मैंने उनको एक जगह कर दिया जिससे आपको सुविधा रहे और आपको चीज़ें एक जगह मिल जाए तो आपको याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखना बहुत सारे विश्व में बैंक बनाए गए हैं, उससे एक बैंक बनाया गया है ब्रिक्स। ब्रिक्स का बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संस्था का है, तो ब्रिक्स का है। वर्ष 2015 में इसको स्थापित किया गया था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा ये 5 वर्षों में जो है संस्थापक देशों के अतिरिक्त 4 नए देशों को अपना सदस्य बना लिया है। तो इसमें जो संस्थापक 5 देश थे वो तो रहेंगे ही, 4 नए देश जो जुड़े हैं। तो ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंकों की संख्या के सदस्यों संख्या 9 हो चुकी है। तो जो 4 जो 2025 में जोड़े गए हैं वहाँ तक हम चलेंगे। तो बांग्लादेश 2021 में, संयुक्त अरब अमीरात 21 में, मिस्र 23 में और अल्जीरिया को भी जोड़ दिया गया है, 25 में जोड़ा गया है, जो हाल ही में जोड़ा गया है। इसीलिए याद रखना, इसको अच्छे से याद रखना, ये किसका बैंक है, कब स्थापित किया गया, कितने मेंबर हैं, क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस वही जो 5 जून को मनाया जाता है, मैंने बताया था। इसका थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। और विश्व पर्यावरण दिवस याद रखना, ये 5 जून 1972 को जो है पहली बार इसकी बैठक हुई थी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, मतलब एक सम्मेलन हुआ था 72 में। उसी याद रखना उसी समय से ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। तो 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। क्वेश्चन यूपी में भी आया था, बिहार में भी आया था। तो याद रखना, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड गठन किसने किया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन है? तो पल्ले गंगा रेड्डी हैं। तो अध्यक्ष पहले कौन है? ये महत्वपूर्ण। मुख्यालय कहाँ है? ये महत्वपूर्ण। शुभारंभ कहाँ किया गया? ये महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखिएगा, जब शुभारंभ हुआ था तो याद रखना ये पीयूष गोयल ने किया था, लेकिन जब इसका जो है मुख्यालय उद्घाटन किया गया था तो जो है गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया था मुख्यालय का। तो ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहाँ किया गया है? निजामाबाद तेलंगाना में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का एक क्षेत्रीय कार्यालय भारत में खोला गया है। ठीक है, कहाँ पर? आगरा में खोला गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आगरा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखना, भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक क्षेत्रीय शाखा स्थापित की गई है। ये महत्वपूर्ण है। और याद रखना, यह केंद्र दक्षिण एशिया के लिए पहला, विश्व में चौथा केंद्र होगा, केनिया, पेरू और चीन के बाद। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय पेरू में है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं। कौन कौन से? एक आपका केनिया में, एक आपका पेरू में, एक चीन में, एक आपका भारत में। और भारत में कहाँ है? आगरा में। ठीक है, तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों में डॉल्फिन की जनगणना की गई है और पहली जनगणना है, ये भी याद रखिएगा, पहली जनगणना की गई है डॉल्फिन की। तो अगर पूछा जाए सबसे अधिक डॉल्फिन किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। 2397 डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है। नंबर दूसरा जो स्थान है बिहार का है, 20 डॉल्फिन जो आपका बिहार में है। तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, 815, असम का 635 और झारखंड का 162। तो शुरू के 5 स्टेट आपको याद रखना होगा, पहला दूसरा भी याद रखना होगा, और कितने पाए जाते हैं ये भी याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश में कितने पाए जाते हैं ये याद रखना होगा, बिहार में कितने पाए जाते हैं ये याद रखना होगा। ठीक है, और टोटल कितने हैं ये भी याद रखना। तो 6327 डॉल्फिन भारत में पाए जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि नदियों में पाए जाते हैं, तो गंगा में, गंगा की सारी नदियों में, ब्रह्मपुत्र की सारी नदियों में और ब्यास नदी में, इतने नदियों में डॉल्फिन पाए गए हैं। तो आप इनको याद रखना, ये पहली जनगणना है तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु जो है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जारी किया गया है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, पहला पॉइंट ये पूछा जाएगा किसकी पहल है, तो एक क्वेश्चन ये मिल गया, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता तथा शहर कार्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित गतिविधियों के क्रियान्वयन के आधार पर 130 जो है शहरों को रैंकिंग में स्थान दिया गया है। 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जो है परिणाम की घोषणा की गई है। और परिणाम घोषित किसने किया है, तो वन पर्यावरण जो है मंत्री जो है भूपेंद्र यादव ने घोषित किया है।
अब याद रखिएगा, यहाँ अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है शहरों का। पहला आपका है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान इंदौर का है, ठीक है, जहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण सबसे अच्छी वायु कहाँ पर है, इंदौर की। नंबर 2 पे जबलपुर, नंबर 3 आगरा और सूरत की। तो इसके बाद अगर 3 से 10 लाख शहरों की बात किया जाए तो याद रखना इसमें जो है अमरावती महाराष्ट्र का, मुरादाबाद झांसी दोनों उत्तर प्रदेश के, और अलवर आपका राजस्थान का। और जो 3 लाख से कम शहरों में देखा जाएगा तो देवास नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश का। फिर याद रखना इसमें आपका परवाड़ू आपका हिमाचल प्रदेश और आपका अंगुल उड़ीसा का है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, अगर कहा जाए कि जो है जो उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर बात की जाए तो याद रखना इसमें आगरा नंबर 1 पर आपको यह याद रखना होगा। श्रेणी नंबर 2 में मुरादाबाद नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना होगा, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के 5 टॉप सुपर कंप्यूटर 2025, ये रिपोर्ट हर साल आती है, तो 2026 की जब रिपोर्ट आएगी तो आगे मैं बताऊंगा ही। नहीं, 25 में याद रखना विश्व के टॉप सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। तो शुरू के 5 पूछे जा सकते हैं, 1 पूछा जा सकता है। तो पहला कौन सा है, एल कैपिटल, याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका का है। दूसरा फ्रंटियर, ये भी अमेरिका का है। अरोरा, ये भी अमेरिका का है। याद रखना जुपिटर बूस्टर, ये जर्मनी का पहली बार शामिल हुआ, जर्मनी का टॉप 5 में पहली बार आया है, ये महत्वपूर्ण है, उसका नाम याद रखिएगा। और ईगल अमेरिका का है। तो टॉप 5 में 4 केवल अमेरिका के हैं, 1 जर्मनी का है, याद रखना, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि जो सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी की गई तो उसमें भारत के सुपर कंप्यूटर शामिल है, तो उसमें 500 में याद रखिएगा टोटल 500 में 5 सुपर कंप्यूटर टॉप के भारत के शामिल है। कौन कौन से? जो सबसे ऊपर भारत का है उसका नाम है एरावत, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना, उसका नाम एरावत रखा गया है, ठीक है। दूसरा आपका है अर्का, ठीक है। तीसरा आपका है अरुणिका। चौथा है आपका है प्रत्यूष। पांचवा है आपका अर्का एआई, एक आपका अर्का अलग है और अर्का एआई अलग है, ठीक है। एक आपका है जो है मिहिर। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद रखना। तो सुपर जो भारत के 6 सुपर कंप्यूटर शामिल है, 5 नहीं 6 शामिल है। टॉप 5 याद रखना जरूरी है, तो 1 2 3 4 5, लेकिन मिहिर भी याद रखना जो 6 नंबर पे। और सबकी रैंक कहाँ कहाँ पर ये भी दिया गया है, जैसे एरावत की रैंकिंग 162 है, 500 में 162 रैंकिंग है। 220 आपका अर्का का है, 221 आपका अरुणिका का है, 308 आपका प्रत्यूष का है, 483 आपका अर्का का है, 475 आपका मिहिर का है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नए एआई उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जा रही है भारत में, ठीक है। याद रखना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 एआई उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना करने का जो है स्थापित किया। ये 3 जो एआई उत्कृष्ट स्थापित किए जाएंगे, ये किन क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, पहले आपको ये याद रखना है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है कृषि क्षेत्र में, दूसरा है शहरी क्षेत्र में, और तीसरा है स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो कृषि, सतत शहर मतलब ये सस्टेनेबल सिटी, और आपका स्वास्थ्य, ये 3 क्षेत्रों के लिए एआई स्थापित किया जा रहा है। कहाँ कहाँ? तो याद रखना कृषि के लिए याद रखना IIT रोपड़ पंजाब में। अब आपको याद कैसे करना होगा, पंजाब एग्रीकल्चर में सबसे आगे है, तो पंजाब में जो है कृषि स्थापित कर लिया गया। सतत शहर में एआई केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो IIT कानपुर में, और उत्तर प्रदेश का पहला शहर था कानपुर, तो इसलिए IIT कानपुर में हो गया शहर के लिए। और स्वास्थ्य के लिए दिल्ली से अच्छा स्वास्थ्य कहीं का हो ही नहीं सकता, एम्स दिल्ली में है, तो अखिल भारतीय जो एम्स दिल्ली में है उसी में स्वास्थ्य का स्थापित किया गया है IIT दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखना IIT दिल्ली में, ये महत्वपूर्ण है। IIT जो है कानपुर में सतत शहरों के लिए, और कृषि के लिए IIT रोपड़ पंजाब में। तो ट्रिक से माध्यम से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025, ये रिपोर्ट जारी की गई 2025 में, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो 23 अप्रैल 2025 को वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट जारी की गई, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किसने जारी किया, तो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा, लंदन द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में जारी किया गया। वर्ष 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 जो है रखना क्या कहते हैं गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी, ऊर्जा स्थापित की गई है, ठीक है। जो वर्ष 2023 में जोड़ी गई 100 जो है 16.6 जो है गीगावाट से थोड़ा अधिक है। विश्व में कुल संचयी क्षमता में चीन शीर्ष पर है और चौथा स्थान भारत का है। तो याद रखना भारत का कौन सा स्थान है, चौथा है। तो तटीय पवन ऊर्जा के अगर देखा जाए तो उसमें नंबर 1 पे कौन है आपका चीन, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे जर्मनी, और नंबर 4 पे कौन है भारत है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगली न्यूज है आपका भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जाएगा भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का नाम क्या है, उसका नाम है शून्य।
ठीक है। कंपनी कौन बना रही है? सरला एविएशन बना रही है। और याद रखना ये कहाँ पे उड़ाया जाएगा इसको? तो बेंगलुरु से शुरू होकर के मुंबई या दिल्ली आदि शहरों में सेवाएं देंगी 2028 से। तो 28 से सेवाएं शुरू होंगी, तो 2025 से लेके याद रखिएगा 2025 से लेकर के और 2028-29 तक ये करंट अफेयर के रूप में जाना जाएगा। तो इसको याद रखना, इसका नाम शून्य रखा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का नाम शून्य है, जिसे बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने विकसित किया है। किसने विकसित किया जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यह एक इलेक्ट्रिक जो है व्हीकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान है, जिसे 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य है। और इसका उद्देश्य शहरी परिवहन में क्रांति लाना है। तो शहरी परिवहन को मजबूत करने के लिए शुरू किया जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? बेंगलुरु से। कब शुरू होगा? 28 में। किसने शुरू किया? सरला एविएशन ने। नाम क्या है? शून्य। ये सब याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है आपका, एक मिसाइल है, उसका नाम है मिनट मैन। आपसे पूछा जाएगा मिनट मैन थर्ड ये क्या है जो चर्चा में रहा है 2000 याद रखना क्या कहते हैं 25 में। तो याद रखना ये अमेरिका की एक मिसाइल है, ठीक है। ये अमेरिका की एक मिसाइल है, इसका याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो परीक्षण किया गया वो 5 नवंबर 2025 को 5 नवंबर 2025 को इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मिनट मैन थर्ड जो मिसाइल अभी चर्चा में है, याद रखना ये किस देश की है। पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ठीक है। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये मार कर सकती है, ठीक है। दूसरा, इसकी रेंज क्या है ये भी पूछा जाता है। याद रखना ये इसकी जो स्पीड है वो 15,000 मील प्रति घंटा है और रेंज है 4200 मील है, ठीक है। तो याद रखना ये किसका है, ये याद रखना। नाम क्या है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला आपका है ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क। याद रखना जो ब्रेन है उसका एक जो मैप नेटवर्क तैयार किया गया है, ठीक है। तो लिखा है हाल ही में वैज्ञानिकों ने मानव और स्तनधारी मस्तिष्क के विकास का पहला ड्रॉप एटलस तैयार किया है। तो एटलस का नाम क्या है, किसने तैयार किया है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? यह समझना कि मस्तिष्क की विभिन्न कोशिकाएं भ्रूण अवस्था और शैशवावस्था से जो है अवस्था से क्या कहते हैं वयस्क अवस्था तक कैसे विकसित और परिपक्व होती है। मतलब ये हो गया कि जो हमारा मस्तिष्क है, जब वो हम छोटे बच्चे होते हैं या जो कोई छोटा बच्चा होता है या जो भ्रूण में होता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है, तो उसका दिमाग का जो विकास होता है और जो आज वयस्क अवस्था में पहुंचने पे जो मानव का जो मस्तिष्क का विकास होता है, तो विकास का क्रम कैसे होता है, उस क्रम को जानने के लिए उस जो है एटलस को जारी किया गया है। इससे क्या होगा, ऑटिज्म जो है इस जो फ्रेनिया अटेंशन और आपका डेफिसिट जो हाइपर जो है एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी। तो दिमाग से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, जब हम इसके मैप को तैयार करेंगे तो इससे मालूम चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियां दिमाग की और उनको जो है उनका डेवलप कैसे होता है, वो बीमारियां उत्पन्न कैसे होती हैं। तो इन सबके बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत यही होगा कि हम मानव के मस्तिष्क का एक एक करके जो है क्या करें, उनके जो है एक एक स्टेज के बारे में, उनको विकसित कैसे हुए हैं उनको हम जानने का प्रयास करें, कैसे वो परिपक्व वो मस्तिष्क हुआ है, तो उन बीमारियों के बारे में हमें पता चल जाएगा। इसको ब्रेन इनिशिएटिव सेल नेटवर्क जो है एटलस नेटवर्क परियोजना के तहत विकसित किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेन का जो नेटवर्क तैयार किया गया है, सेल का नेटवर्क मैप तैयार किया गया है, याद रखना तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो अमेरिकी NIH की अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पहल है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्रेन का एटलस मैप तैयार किया गया है सेल का इनिशिएटिव, वो किस देश ने तैयार किया? तो अमेरिका ने किया है, ये भी याद रखिएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय पहल है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि नाम क्या है उसका, किस देश के। अगर लिखा है BICAN परियोजना मानव मस्तिष्क की कोशिकाओं का विस्तृत नक्शा तैयार करने के एक वैश्विक वैज्ञानिक पहल है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क की संरचना और कार्य को गहराई से समझना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले QKD नेटवर्क का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो QKD नेटवर्क है क्या? तो लिखा है कि नवंबर 2025 में भारत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित स्टार्टअप QNU लैब ने भारत का पहला विस्तृत क्वांटम जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो याद रखना नेटवर्क सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। क्यों किया गया है? आगे लिखा है आपका, यह नेटवर्क 500 किलोमीटर में विस्तृत है। यह नेटवर्क मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। यह अर्थात इंटरनेट पहुंचाने का एक जो है इंपॉर्टेंट माध्यम है। आगे बढ़ते हैं।
जो याद रखना, जो आपका QKD का फुल फॉर्म क्या है, तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक उन्नत संचार तकनीक है जो क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत का उपयोग करके दो पक्षों के बीच डेटा याद रखना इंक्रिप्शन के लिए सुरक्षित इंक्रिप्शन कुंजी साझा करती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है नवंबर 2025 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अपनी क्वांटम सुरक्षा चिप क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन सिस्टम इन पैकेज देखना और भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप 25 क्यूबिक QPU को राष्ट्र को सामने प्रस्तुत किया, मतलब राष्ट्र को प्रस्तुत कर दिया, मतलब एक समर्पित कर दिया। तो देखना ये बहुत महत्वपूर्ण का नाम क्या है, इन चिपों के बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो इन चिप का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो साइंस और टेक्स्ट जुड़े हुए करंट अफेयर होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने के चांस ज्यादा होता है। ठीक है, अगला आपका है प्रोजेक्ट सन कैचर। ये क्या है? प्रोजेक्ट सन कैचर बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया, पहले याद रखिएगा, ये गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। तो हाल ही में गूगल ने प्रोजेक्ट सन कैचर की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य यह जांच करना है कि क्या भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI कंप्यूटिंग को अंतरिक्ष से सीधे प्राप्त सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जा सकता है कि नहीं। अर्थात यह हुआ कि जो AI है, AI को क्या सौर ऊर्जा से चलाया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा से चलाने, क्योंकि इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो क्या सौर ऊर्जा से इसको चलाया जा सकता है। इसी के लिए प्रोजेक्ट जो है सन कैचर शुरू किया गया, किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा है इस परियोजना के तहत गूगल सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रहों, ठीक है, पर जो है क्या कस्टम बिल्ड टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट चिप लगाएगा और ये पता लगाएगा कि क्या उससे जो है सौर ऊर्जा से AI को चलाया जा सकता है भविष्य में कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना, ये वही विशेष AI चिप है जो मशीन लर्निंग और जो है AI प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे लिखा है ये जो है उपग्रह निम्न भूकक्षा जो है लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किए जाएंगे और वहीं पर AI से संबंधित जो है जटिल डेटा संसाधन कार्य किए जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे पृथ्वी पर मौजूद डेटा जो आएगा सेंसर्स के कार्बन फुटप्रिंट और ऊर्जा खपत में भारी कमी आएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में सूर्य की निरंतर रोशनी उपलब्ध रहती है। तो ये भविष्य अनुमान लगाया गया है कि AI के आने से ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो रही है, तो ऊर्जा की खपत को कम किया जाए। इसीलिए क्या किया जाए, जो है हम सौर पर निर्भर हो जाए, सौर ऊर्जा को जो है प्राप्त करने का जो एक नया तरीका खोजा जाए। ठीक है, तो इसको उस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, गूगल ने शुरू किया है। ठीक है, अगला न्यूज है आपका विश्व की पहली जो है मानवीकृत जनना CAR-T थेरेपी क्या है। ठीक है, लिखा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को भारत की पहली स्वदेशी कैंसर कोशिका थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी, याद रखना इसका नाम क्या है, NEXCAR-19 राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, तो याद रखना अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कैंसर कोशिका की जो थेरेपी उसका नाम क्या रखा गया है, तो ये नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिखा है NEXCAR-19 विश्व की पहली मानवीकृत CAR-T थेरेपी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व की पहली थेरेपी है जिसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। ठीक है, इसे विकसित कौन किया है, तो देखना IMMUNOCAT द्वारा भारत में इसे विकसित किया गया। तो विकसित किसने किया है, थेरेपी का नाम क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे लिखा है CAR-T थेरेपी, याद रखिएगा, एक उन्नत कैंसर उपकरण तकनीक है जिसमें रोगी की अपनी T कोशिकाओं को जेनेटिक रूप से संशोधित करके उन्हें कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और नष्ट करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, कैंसर की लगातार बीमारी बढ़ रही है, तो ये थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और भारत ने इसको विकसित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, देश किसने विकसित किया है ये भी याद रखना है, किस कंपनी ने विकसित किया है, नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला आपका है रिफ्ट वैली फीवर। रिफ्ट वैली फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि रिफ्ट वैली कहाँ, ये तो अमेरिका में है, लेकिन रिफ्ट वैली फीवर बीमारी, बुखार की बीमारी, ये कहाँ फैला हुआ है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये अफ्रीका में, कहाँ पे, तो लिखा है नवंबर 2025 की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पश्चिमी अफ्रीका के मारिटेनिया और आपका सेनेगल को प्रभावित करने वाले रिफ्ट वैली फीवर के प्रकोप की पुष्टि की है। अब आपसे पूछा जाएगा कि रिफ्ट वैली फीवर जो है किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में, एक क्वेश्चन आपको ये मिल गया। ठीक है, दूसरा
रिफ्ट वैली जो फीवर याद रखना ये किस देश को प्रभावित किया है, तो याद रखना अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के 2 देश हैं, मारिटानिया और आपका सेनेगल। ठीक है, तो ये मैप पे देख करके दोनों देशों को याद कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे दोनों देश को नाम भी दे दिया है। दूसरा, रिफ्ट वैली फीवर याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण, जो 2025 में बहुत चर्चा में है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है रिफ्ट वैली फीवर का नाम केनिया की रिफ्ट वैली किसे लिया गया। देखो, रिफ्ट वैली अमेरिका में भी है और रिफ्ट वैली एक केनिया में भी है, और यहीं पे सबसे पहली बार बीमारी फैली थी, और केनिया भी अफ्रीका का देश है, तो पहली बार बीमारी वहीं पे फैली थी, इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या रख दिया गया, रिफ्ट वैली फीवर। ठीक है, जैसे इबोला बीमारी फैली थी तो उसका नाम इबोला क्यों रखा गया, इबोला नदी के नाम पर रखा गया था, वैसे ही। ठीक है, याद रखना जहां 1930 के दशक की शुरुआत में इस रोग की पहचान केनिया में की गई थी, तो 1930 में इसकी पहचान की गई थी, 2025 में भी ये चर्चा में है। क्वेश्चन आ सकता है किस देश में फैला हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिफ्ट वैली नाम कहाँ, फीवर नाम कहाँ से लिया गया, तो केनिया की रिफ्ट वैली से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह जो याद रखेगा, यह फेनुबीरिडे कुल से संबंधित एक विषाणु अर्थात वायरस बीमारी है। याद रखना इसका नाम क्या है, फिलेबो वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो कौन सी वायरस है, वायरस का नाम भी याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह मुख्य रूप से भेड़, बकरी, मवेशी और ऊंट जैसे जानवरों को प्रभावित करता है। अब पूछा जाएगा कि जो रिफ्ट वैली आपका फीवर है वो किसके लिए है, मानव के लिए है, पक्षियों के लिए है, जानवरों के लिए है, मवेशियों के लिए, तो मवेशियों के लिए है, अर्थात भेड़, बकरी, जो क्या कहते हैं ऊंट, इन मवेशियों के लिए है। याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पक्षी ये सब पूछा जाता है। आगे लिखा है मनुष्य संक्रमित जानवरों के निकट संपर्क या जो है संक्रमित मच्छरों के काटने से संक्रमित हो सकता है, मानव भी इससे प्रभावित हो सकता है, तो माध्यम जानवर ही होंगे। ठीक है, अभी तक यह रोग के एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति में संचरण का कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया। मतलब यह हो गया कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह नहीं फैलता है, इसके लिए कोई न कोई माध्यम क्या हो सकता है, चाहे वो कोई जानवर हो, जैसे मान लीजिए ये कोई जानवर है, जानवर पर अगर मच्छर बैठ गया और मच्छर ने उस जानवर को काट लिया, और वही मच्छर उड़ करके किसी मानव को अगर आके काट लेगा तो मानव को भी रोग हो जाएगा, लेकिन मानव से मानव को रोग नहीं होगा। तो इसमें जो है याद रखिएगा, जो वायरस का माध्यम है वो मच्छर है और जानवर हैं, ये बात याद रखना, मनुष्य भी इससे प्रभावित हो सकता है। ठीक है, आगे लिखा है वर्तमान में इसके लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरस उपकरण उपलब्ध नहीं है, हालांकि जानवरों के लिए टीके उपलब्ध हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन जानवरों के लिए टीके उपलब्ध हैं, क्योंकि बीमारी 1930 में थी, तो इसके लिए विकास किया गया है। अगला न्यूज है आपका, पहला विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस मनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आजकल दुनिया में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तो लिखा है 17 नवंबर 2025 को विश्व में ने पहला विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस मनाया है। तो पहली बार यह दिवस मनाया गया है, कब मनाया गया, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2025 में इस दिवस को मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, किसने की थी ये भी याद रखना है। और यह रणनीति गरीबी कम करने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता असमानता को कम करने जैसे लक्ष्य 1, 3, 5, 10 के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। ठीक है, तो याद रखना जो सतत विकास लक्ष्य है 1, 3, 5, 10 उसके अनुरूप है। जैसे आपका यहाँ गरीबी को कम करना पहला लक्ष्य था, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना तीसरा लक्ष्य है, लैंगिक समानता 5वां लक्ष्य है, असमानता को कम करना 10वां लक्ष्य है सतत विकास में, तो उसी के ये अनुकूल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ याद करने वाली बात क्या है कि पहला विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस कब मनाया गया, 17 नवंबर को मनाया गया, ये आपको याद रखना है। और घोषणा मई में की गई थी, किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो 17 नवंबर को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, पहली बार मनाया गया 2025 में। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर, याद रखिएगा ये पूछा जाएगा कि थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर अभी हाल में कहाँ स्थापित किया गया है, चीन में स्थापित किया गया है। चीन में कैसे, तो लिखा है हाल ही में चीन ने थोरियम, याद रखना विश्व में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन भारत में होता है। भारत में मोनाजाइट बालू केरल में होती है, वहीं पर ये थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम से भी परमाणु रिएक्टर बनाया जा सकता है, ये इसीलिए याद रखना इसका पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ बनाया गया, चीन में बनाया गया, लेकिन सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन होता है भारत में होता है। तो लिखा है हाल ही में चीन ने थोरियम
को यूरेनियम में बदलने, तो पहले थोरियम को क्या किया जाएगा, यूरेनियम में बदला जाएगा। को बदलने वाली विश्व की पहली सफल परमाणु ईंधन रूपांतरण प्रक्रिया एक जो है थोरियम आधारित माल्टन साल्ट रिएक्टर को ने क्या क्या संपन्न कर लिया है। तो मतलब ये हो गया कि थोरियम को पहले यूरेनियम में बदला जाएगा। तो थोरियम को यूरेनियम में बदलने का जो रिएक्टर लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है, तो याद रखना है वो चीन में लगाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा आपका है जो है माल्टन साल्ट रिएक्टर। ये पूछा जा सकता है कि माल्टन साल्ट रिएक्टर क्या काम करता है। ये क्वेश्चन अगर यही आ जाए तो ऑप्शन में होगा तो थोरियम को किस में बदलता है, यूरेनियम में बदलता है। याद रखिएगा, माल्टन साल्ट रिएक्टर चौथी पीढ़ी की उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है जिसमें उच्च तापमान वाले माल्टन साल्ट यानी पिघले हुए नमक को जो है क्या किया जाता है, शीतलक को जो है कुलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें याद रखना जो है पिघला हुआ नमक इस्तेमाल किया जाता है जिससे थोरियम यूरेनियम में बदल जाता है। कहाँ किया गया है, चीन में किया गया है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे लिखा है भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम से विद्युत उत्पादन की परिकल्पना की है। तो भारत ने याद रखना अलग अलग चरण होते हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के। तो हमारे यहाँ भी तीसरा चरण शुरू होने वाला है, तो अभी दूसरा चरण चला है। तो थोरियम से जो है विद्युत उत्पादन का हमारे यहाँ परिकल्पना की गई है। ठीक है, हमारे यहाँ भी इसकी शुरुआत अभी नहीं की गई लेकिन परिकल्पना भी की गई है, योजना बनाई गई है। तो अपने यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगला आपका है पहला स्वदेशी कॉम्पैक्ट डायोड लेजर। ठीक है, अब क्योंकि स्वदेशी है तो भारत का होगा, तो भारत का पहला कॉम्पैक्ट डायोड लेजर का नाम क्या है, क्यों बनाया गया। ठीक है, क्या है ये, तो लिखा है 3 नवंबर 2025 को उभरती विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार संगोष्ठी में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट डायोड लेजर का अनावरण किया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह लेजर आईआईटी दिल्ली से जुड़े स्टार्टअप जो आपका पेनिसियंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है इसको बनाया गया, आईआईटी दिल्ली द्वारा। ठीक है, यह लेजर उच्च प्रदर्शन वाला लेजर क्वांटम जो याद रखना अनुसंधान उच्च शिक्षा संस्थानों और उन्नत वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो याद रखना अनुसंधान रिसर्च के लिए, लेजर क्वांटम के लिए, उच्च शिक्षा संस्थानों में जो है क्या किया गया है, लोगों को स्टूडेंट को बताने के लिए, एक तरह से रिसर्च करने के लिए, इस पर रिसर्च पर ध्यान देने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, अगली न्यूज है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला मानव मामला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 99% उम्मीद है क्वेश्चन आने का। तो देखो लिखा क्या है, लिखा है कि हाल ही में अमेरिका में H5N5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एवियन इन्फ्लुएंजा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो याद रखना H5N5 नाम है, बर्ड फ्लू नाम है इसका। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, अमेरिका में, ये भी याद रखना। इसका नाम क्या है, इसको बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ये बीमारी अभी हाल में फैली हुई है, तो इसका पहला मामला अमेरिका में आया है। दूसरा, इसका नाम क्या रखा गया, ये नाम याद रखना। ठीक है, H5N5 बर्ड फ्लू। ठीक है, क्या है आगे लिखा है एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो याद रखना इसका टीका अभी उपलब्ध नहीं है। इसका नाम बर्ड फ्लू भी है, इसका रासायनिक नाम क्या है ये आपको याद रखना होगा, जो है ये महत्वपूर्ण है। और पहला मामला कहाँ आया, अमेरिका में आया। तो ये करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट था 2025 का, बिल्कुल जो है काफ़ी जो चर्चा में रहा है, जो मैंने बार बार आप लोगों को बताया भी है, तो मैंने एक साथ एक वीडियो में कर दिया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आपको हम नए नए तरीके से करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।